अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, सबसे पहले आपने समझना है इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। अगर आपको याद हो, हमने कहा था ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता। और एक और बात की थी हमने कि जो मोमेंटम है ना, वो तमाम तरह की कोलिजन में कंजर्व रहता है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम ने कंजर्व रहना ही रहना है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम यहाँ पर भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, सो इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते होते हैं। टू डायमेंशन से क्या मुराद है, ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है तो वो वन डायमेंशन मूव कर रही है। अगर कोई चीज़ वर्टिकली वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो वो भी वन डायमेंशन में चल रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ एट द सेम टाइम एक्स और वाई दोनों साइड्स पर चले तो वो टू डायमेंशन में चल रही होगी। जैसा कि अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तिरछा, तो अब देखा जाए ये एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस की तरफ भी मूव कर रही है। ठीक है, तो अब तिरछी मोशन जो है वो टू डायमेंशन मोशन होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों साइड्स पर डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो हमने पढ़नी है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, अब आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस बना ली, ये वाली लाइन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये जो सीधी लाइन है ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, दो बॉल्स हैं, एक बॉल M2 है और एक बॉल M1 है। M2 पड़ी हुई है और M1 पीछे से आएगी और M2 के साथ जो है वो टकराएगी। बच्चों, ये जो कोलिजन है ना, ये साइड कोलिजन होनी है। ठीक है, ये हेड ऑन कोलिजन नहीं होनी। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो बॉल्स हैं, वो दो बॉल्स आके एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्टली, यानी पूरी पूरी बॉल्स आपस में टकरा रही हैं, तो वो होती है हेड ऑन कोलिजन। लेकिन अगर एक बॉल दूसरी बॉल की एक साइड से टकरा कर जा रही है ना, तो ऐसी कोलिजन को बोलते हैं साइड कोलिजन। तो यहाँ पर मैस 1 आता है, मैस 2 पड़ा हुआ है रेस्ट के ऊपर, रुका हुआ है। तो मैस 1 मैंने बनाने की कोशिश भी की है, मैस 1 मैस 2 की साइड से टकरा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी कोलिजन हुई? ये हुई आपकी साइड कोलिजन। अब देखिए ज़रा, जब मैस 1 साइड से टकराता है ना, तो वो इस साइड पर यूं तिरछा मूव कर जाता है टू डायमेंशन में। जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाया कि अगर कोई चीज़ तिरछी मूव करती है तो वो टू डायमेंशन में चल रही है। और इस मैस 2 को साइड से फोर्स मिली तो ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अगर आप में से कोई बच्चा स्नोकर खेलता है ना, तो उसने देखा होगा एक बॉल पड़ी हुई है, दूसरी बॉल आके अगर साइड से टकराएगी ना, तो दोनों बॉल इस तरह से, जो बॉल पीछे से आ रही है वो टकरा के इधर को चली जाएगी और जिस पर टक्कर पड़ी है वो ऐसे सीधी चली जाएगी। सिमिलरली ये बॉल इस बॉल के साथ साइड पर टकराने के बाद ऐसे चली जाती है, और ये जो बॉल पहले रुकी हुई थी ना, जिसको टक्कर पड़ी है, ये इधर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इनकी वेलोसिटीज देखनी है। तो देखें, मैस 1 की वेलोसिटी है v1i। i मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब टकराने से पहले की वेलोसिटी। ठीक है, और मैस 2 की वेलोसिटी होगी v2i। i मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और चूंकि ये मैस रेस्ट के ऊपर है तो इसकी वैल्यू बराबर है 0 के, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। ठीक है, अब देखिए टकराने के बाद, ये टक्कर यहाँ पर हुई, टकराने के बाद मैस 1 जो इधर को चला गया था उसकी वेलोसिटी हो गई v1f, यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और मैस 2 जो पहले रेस्ट पे था, जब उसको टक्कर पड़ी तो उसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी बन गई ना, वो इधर की तरफ चला गया विद द वेलोसिटी v2f, यानी v2 फाइनल। ओके, तो अब आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को देखना है। वहाँ पर आपने प्राइम की टर्म यूज़ की थी, मतलब आई और एफ टर्म यूज़ नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर आपकी किताब ने
आई टर्म यूज की है इनिशियल के लिए और एफ टर्म यूज की है फाइनल के लिए। यानी आप बिफोर कोलियन को आई कह रहे हैं और आफ्टर कोलियन को एफ कह रहे हैं। एक और चीज बच्चों आपने यहाँ पर कर लेनी है और वो है यहाँ पर मोमेंटम मालूम करना। सुने जरा, इस मैस 1 का मोमेंटम बिफोर कोलियन क्या होगा? मैस m1 को v1i के साथ क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। मोमेंटम कैसे आता है? मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से। सो m1 को v1i के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली मैस 2 का मोमेंटम कैसे निकालेंगे? m2 को, इस m2 को v2i के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और बच्चे ये कितना होना है? 0 होना है। क्यों 0 होना है? क्योंकि अगर v2i 0 है ना, तो मैस जितना भी होगा ये मल्टीप्लाई होके मोमेंटम उसका फिर 0 हो जाएगा। तो ये मैस 2 का मोमेंटम बिफोर कोलियन है और ये मैस 1 का मोमेंटम बिफोर कोलियन है। सिमिलरली हम मैस 1 का मोमेंटम आफ्टर कोलियन भी मालूम करते हैं, जो कि हमारे पास आएगा m1 v1f, ठीक है। सिंपली मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए और मैस 2 को वेलोसिटी 2 फाइनल से मल्टीप्लाई करके मैस 2 का फाइनल मोमेंटम निकाला जा सकता है, विच इज m2 v2f, ठीक है। तो अब आपने ये 4 मोमेंटम निकाल लिए। 2 मोमेंटम हैं बिफोर कोलियन और 2 मोमेंटम हैं आफ्टर कोलियन। हाँ जी बच्चे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इलास्टिक कोलियन है और इलास्टिक कोलियन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, जबकि जो मोमेंटम होता है वो होता है वेक्टर, तो उसकी क्या होनी है? डायरेक्शन होनी है। अब आपने एक और चीज़ पढ़ी है, आपने पढ़ा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें आप वेक्टर को पकड़ते थे और उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते थे। तो चूंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर है ना, तो हम इसके भी कंपोनेंट्स बना लेंगे। ज़रा समझिएगा। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पर बताना जो है ना वो स्किप कर दी थी, सुने ज़रा। मैस 1 मैस 2 से साइड पे टकराया और इस साइड से इस साइड पे मूव कर गया। बच्चे, जब ये इस साइड पे मूव किया ना, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है θ1, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? θ1 एंगल बन रहा है। और जो मैस 2 इस साइड पे मूव किया है वो भी एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? θ2 एंगल बना रहा है। तो ये 2 एंगल्स हैं और जो आपको पता है जहाँ पर एंगल बनता है ना, वहाँ पर उसके कंपोनेंट भी आ जाते हैं। तो हम m1 v1f, जो कि मैस 1 का f यानी फाइनल मोमेंटम है, इसके 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे। सिमिलरली m2 v2f, इसके भी 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे, जबकि इनिशियल के कंपोनेंट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जहाँ पर थीटा बन रहा होता है ना, वहाँ पर कंपोनेंट बनते हैं एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। ओके, तो कंपोनेंट बनेंगे इन 2 फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। हम यहाँ पर पहले मैस 1 के कंपोनेंट बनाते हैं। ये मैस 1 की लाइन है, इसका ये वाला एक्स एक्सिस के गिर्द कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के गिर्द जो है वो एक्स कंपोनेंट बनेगा और ये जो वाई एक्सिस के गिर्द वर्टिकल कंपोनेंट है ये उसका वाई कंपोनेंट बनेगा। अब एक्स एक्सिस के गिर्द कौन सा कंपोनेंट होता है? कोस थीटा वाला। तो हम एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को लिखेंगे m1 v1f, ये वेक्टर है, मोमेंटम है, और कोस थीटा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है, उसको आपने θ1 का नाम दिया है, तो कोस θ1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका x वाला कंपोनेंट है। अब इसी का y वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? m1 v1f, जो सच रहेगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, m1 v1f साइन θ1। अगेन θ1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर बनने वाले एंगल का नाम θ1 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने m1 v1f के 2 कंपोनेंट बना लिए। m1 v1f कोस θ1 हॉरिजॉन्टल x वाला कंपोनेंट, और ये जो सीधा वर्टिकल y वाला कंपोनेंट है ये m1 v1f साइन θ1 के बराबर है। सिमिलरली
मैं M2V2F के भी दो कंपोनेंट्स बना सकता हूँ। एक ये वाला कंपोनेंट बचे हॉरिजॉन्टल होगा और ये वाला कंपोनेंट उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा? एक्स वाला, कोस थीटा वाला। तो M2V2F का कोस थीटा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल का नाम मैंने थीटा 2 रखा हुआ है। सिमिलरली M2V2F का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट बना है इसको नाम क्या देंगे? M2V2F साइन थीटा 2। ठीक है, आपने एंगल्स का नाम सिर्फ थीटा नहीं रखा, एक एंगल थीटा 1 है और एक एंगल थीटा 2 है। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट बन गए किसके? मोमेंटम के, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी था तो उसकी रेजोल्यूशन पॉसिबल है। अब आप दोबारा अगले पेज पे मूव करेंगे और वहाँ पर आप समझोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में समझना है। नंबर 1 कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड नंबर 2 कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब पहले आप एक्स एक्सिस समझेंगे, बाद आप वाई एक्सिस समझेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन हम कैसे डील करते हैं? कंजर्वेशन का क्या मतलब है? चेंज नहीं होना। तो हम कहेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो रहना एक्स एक्सिस के ऊपर है। पहले हम एक्स एक्सिस को समझेंगे ना, तो अभी हमने एक्स एक्सिस में रहना है, पहले बिफोर कोलिजन और फिर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब देखें एक्स एक्सिस में ये मेरी एक्स एक्सिस वाली ब्लैक लाइन है। एक्स एक्सिस में मैस 1 का मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है? M1V1I। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ मोमेंटम मैस 1 का M1V1I बिफोर कोलिजन। ठीक है, प्लस मैस 2 का मोमेंटम, मैस 2 का मोमेंटम क्या है? M2V2I, और बच्चे मुझे उसकी वैल्यू पहले से पता है वो 0 है, तो 0 नहीं लिखते होते, तो मैं +0 चले लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, ये मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, मैस 1 का भी हो गया प्लस मैस 2 का भी हो गया। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन करना है, लेकिन वही वाली बात अलोंग एक्स एक्सिस आपने रहना है। तो सुने ज़रा, एक्स एक्सिस पे आपने दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। मैस 1 का मोमेंटम M1V1F का एक्स कंपोनेंट कौन सा है? M1V1F कोस थीटा 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ M1V1F कोस थीटा 1। ठीक हो गया, ये मैस 1 का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अब अलोंग एक्स एक्सिस मैस 2 का कंपोनेंट कौन सा है? M2V2F कोस थीटा 2। सही हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ M2V2F कोस थीटा 2। ठीक है, अब अगला स्टेप आपने खुद कर लेना है, मेरे करने की जरूरत नहीं है। आपने +0 जो है वो ऐड करके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको रिमूव कर देना है। पीछे इक्वेशन बच जाएगी M1V1I इज इक्वल टू ये वाली सारी की सारी इक्वेशन। यहाँ तक आप कर लेंगे, काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस आपने कंजर्वेशन दोनों को इक्वल रखे देख लिया। अब अलोंग वाई एक्सिस की बात करें ना, तो वही वाली बात, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अलोंग वाई एक्सिस रहना है। ठीक है, बिफोर कोलिजन देखा जाए तो बच्चे ये मैस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर, वाई एक्सिस की तरफ इसका मोमेंटम कितना होगा? 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ तो मूव कर ही नहीं रहा, ये तो मूव ही इस तरह से सीधा एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था। मैस 2 का मोमेंटम तो क्या पहले ही 0 है, तो बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटम पहले ही 0। ठीक है, इस बार दोनों ही 0 हो गए। इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लेकिन लेना आपने वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, तो पहले वाई कंपोनेंट मैस 1 का देख लो, M1V1F साइन थीटा 1। ओके, तो पहला कंपोनेंट क्या निकला? M1V1F साइन थीटा 1। ये मैस 1 का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं, प्लस मैस 2 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो मैस 2 ये वाली साइड है, इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस मैंने ये लिखा है M2V2F साइन थीटा 2। सही है, सो M2V2F साइन थीटा 2, M2V2F साइन थीटा 2। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप बच्चे अक्सर गलती करेंगे। वो स्टेप क्या है कि अगर आप वाई एक्सिस देखें ना तो एक मोमेंटम यूं नीचे की तरफ आ रहा है, m1 v1 f नीचे की तरफ आ रहा है और m2 v2 f यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब इन मोमेंटम्स की कंपोनेंट्स की डायरेक्शन यूं ऑपोजिट है। ठीक है, अब चूंकि मोमेंटम वेक्टर है तो यहाँ पर डायरेक्शन भी देखी जाएगी। ऑपोजिट होने की वजह से ना आप एक के साथ नेगेटिव लिख देंगे। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से आप एक कंपोनेंट के साथ क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ऊपर x कंपोनेंट में तो आपने नेगेटिव की टर्म की कोई बात नहीं की। तो देखा जाए तो x एक्सिस में दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव भी नहीं आता। ठीक है, y एक्सिस में डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो अब ये वाला नेगेटिव कंपोनेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, उधर से पहले जीरो है और जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला नेगेटिव उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा m2v2f साइन थीटा 2 इज इक्वल टू m1v1f साइन थीटा 1। सही हो गया। ये आपके पास इक्वेशन आ गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस की। ठीक है, अब हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ के ई यानी काइनेटिक एनर्जी। बच्चे काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन बड़ी सिंपल है, यहाँ पर डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आपने पूरा लिखना है। अब बिफोर कोलिजन मैस 1 की और मैस 2 की काइनेटिक एनर्जी है, तो मैस 1 की काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, 1/2 m1 v1 i। ठीक है, बिफोर कोलिजन i यानी इनिशियल वाली वेलोसिटी आएगी, और चूंकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में 1/2 mv² आता है ना, वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर भी आता है, तो इस वेलोसिटी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/2 मैस 2 की m2 v2 i, क्योंकि बिफोर कोलिजन है और उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन 1/2 m1 पहले मैस 1 की, v1 इस बार f आएगा, आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/2 m2 मैस 2 की, v2 और f यानी आफ्टर कोलिजन और उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक और स्टेप करते हैं, फिर इस लॉन्ग क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। देखें यहाँ पर m2v2i, m2v2i की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि मैस 2 की वेलोसिटी v2i 0 थी, वो रेस्ट पे था, तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा उसको 0 कर देगा, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। ये ख़त्म करके बाकी आपने लिख लेना है। सो 1/2 m1 v1 i स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये नज़र आ रहा है आपको, 1/2 m1 v1 f का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 f का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी समझ ली। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर जिसमें आपने इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन सीखा।